नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े इशू के साथ हम हाजिर हैं। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे जकार्ता सिलसिलेवार धमाकों की। जी हां, दहल उठा जकार्ता। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दाना हमले हों, शक की सुई आईएस की तरफ ही घूमती है। यानी आईएस के नाम से पूरी दुनिया में दहशत है। क्या शाम, क्या इराक और क्या दुनिया के दूसरे ममालिक। जहां जहां हालिया दिनों में खूनी खेल खेला गया, वहां वहां आईएस का ही हाथ होने का शुबा जाहिर किया गया। आईएस ने दुनिया भर के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज फिर दहशतगर्दों ने इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता को निशाना बनाया और जकार्ता इन सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा। मुख्तलिफ मकामात पर यह धमाके किए गए। शिद्दत पसंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को भी निशाना बनाया। इसके अलावा एक सिनेमा हॉल, कैफे को भी निशाना बनाया गया। मरकजी कारोबारी इलाके में दहशतगर्दों की तरफ से बम धमाकों और बंदूकों से हमलों के बाद अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। अभी तक किसी भी तंजीम ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम पुलिस का कहना है कि उन्हें नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की तरफ से हमले का एक खुफिया पैगाम मिला है, जिसकी जांच जारी है। ख्याल रहे कि माजी में भी इस्लाम पसंद मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इंडोनेशिया में हमले होते रहे हैं। जकार्ता में सन 2009 में मेरियट और रिट्ज होटल में होने वाले हमलों के बाद यह पहला बड़ा हमला है। जराये के मुताबिक जकार्ता पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुमकिना हमले के बारे में खदशात थे, लेकिन हालिया हमला गुज़िश्ता हमलों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत का है। इंडोनेशियाई पुलिस ने हमले के पीछे आईएस का हाथ होने की बात भी कही है। खैर, इन धमाकों ने 26/11 और पेरिस धमाकों की याद ताजा कर दी। सवाल यह उठता है कि दहशतगर्दी के बढ़ते दायरे को आखिर कैसे रोका जाए। क्या आईएस जैसी नाम निहाद तंजीम और दहशतगर्द तंजीमों से निपटने के लिए आलमी इत्तिहाद जरूरी है? आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से आईएस और दहशतगर्द तंजीमों का दायरा दुनिया में बढ़ता जा रहा है, क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि आलमी पैमाने पर, आलमी सतह पर एक इत्तिहाद बनाया जाए, इत्तिहाद कायम किया जाए जो दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ और आईएस जैसे नाम निहाद तंजीमों के खिलाफ दुनिया भर में उठ खड़ी हों। तो सवाल यह उठता है कि क्या वक्त की जरूरत है कि आलमी सतह पर अब इत्तिहाद बनाना पड़ेगा ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के लिए। जाहिर सी बात है, जकार्ता में आज जिस तरह से 7 से 8 सिलसिलेवार धमाके हुए, अवाम को और लोगों को एक तरह से खौफ में डाल दिया और लोगों में एक खौफ देखा जा रहा है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जकार्ता में 5 जगहों पर धमाके हुए और लाइव धमाका भी हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए से उस वक्त की तस्वीर, धमाका होते हुए तस्वीर कि किस तरह से एक बड़े शॉपिंग मॉल के नीचे धमाका किया गया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जकार्ता ब्लास्ट की ये 5 तस्वीरें किस तरह से धमाके किए गए और आवाम में और लोगों में किस तरह का खौफ देखा गया। जकार्ता के इन सिलसिलेवार धमाकों ने मुंबई में हुए 26/11 धमाकों की याद ताजा कर दी। इसी तरह से हालिया दिनों पेरिस में हुए सिलसिलेवार धमाकों की याद भी ताजा कर दी जकार्ता धमाकों ने। जकार्ता और इंडोनेशियाई पुलिस का भी कहना है कि इन धमाकों के पीछे आईएस का हाथ भी हो सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या आईएस से निपटने के लिए अब आलमी इत्तिहाद जरूरी है? आपको बताते चलें कि इस्तांबुल की भी अगर बात करें तो 2 दिन पहले यहां पर भी दहशतगर्दाना हुए थे। आज तुर्की में भी एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, पिछले 3 दिनों की अगर तारीख हम उठाकर देखते हैं, 3 दिन अगर पीछे हम जाकर देखते हैं तो लगातार दुनिया के कई बड़े शहरों में धमाके होते रहे। लेकिन जकार्ता का जिस तरह से सीरियल धमाका हुआ है, सिलसिलेवार धमाके हुए हैं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हालांकि जानी नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इन धमाकों से सवाल जरूर खड़े होते हैं।
2009 के बाद जकार्ता का यह सबसे बड़ा धमाका है। तो आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे कि आईएसआईएस का जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है, क्या आलमी इत्तेहाद की अब जरूरत है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें। इस इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ जफर आलम खान साहब सीनियर सहाफी हैं, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु से हमारे साथ गुलाम गौस साहब आलमी उमूर के माहिर हैं, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले गुलाम गौस साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जकार्ता के इन धमाकों को कैसे आप देखते हैं। 6 या 7 सिलसिलेवार धमाके जिन्होंने पूरे जकार्ता और इंडोनेशिया को एक तरह से दहला दिया। एक सच्चा और पक्का मुसलमान कभी ऐसे धमाके नहीं करता और वो कभी मासूमों की जान नहीं लेता। ये लोग जो कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये मुनाफिक हैं और इस्लाम ये नहीं जानते। आज दुनिया परेशान है ये जानने के लिए कि इस्लाम क्या है, क्या वही है जो कुरान और हदीस में बताया जाता है या वो है जो हम देख रहे हैं। तो आज जो कुछ ज़ाहिरी तौर पर हो रहा है उससे साबित होता है कि ये मासूमों की मौत ये मुसलमानों के हाथ से नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये ऐसे शिद्दत पसंदों के हाथों से हो रहे हैं जिनको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है आज के दौर में। जी जी जी, जफर साहब आपके पास आना चाहेंगे। जकार्ता के इन धमाकों को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि गुलाम गौस साहब ने कहा कि आईएसआईएस, जाहिर सी बात है कि इसे जिस तरह की दहशतगर्द तंजीम है इसे किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जकार्ता के आज सिलसिलेवार धमाके, इन्हें कैसे आप देखते हैं जफर साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मजम्मत करता हूँ और आईएसआईएस का अगर नाम आ रहा है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आईएसआईएस जो जितना इस्लाम में समझता हूँ उसके एतबार से अगर आईएसआईएस मुसलमान और इस्लाम है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, और अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं सच्चाई इस्लाम फॉलो करता हूँ, आईएसआईएस मुसलमान नहीं है। ये बात मुसलमानों को भी समझने की ज़रूरत है कि आईएस है क्या। एक तंजीम जिसका साल 1.5 साल पहले तक दुनिया में कहीं नामो निशान नहीं था, एक रात में अचानक पूरी दुनिया पे गालिब हो जाती है आईएस। हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से एक तंजीम पूरी शोहरत आ जाती है, उसके वीडियो ऑडियो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उन पे हथियार कहाँ से आते हैं, उन्हें हथियार देने वाले कौन लोग हैं, उन्हें संचालित करने वाले कौन लोग हैं, इसके ऊपर भी गौर करना होगा। सिर्फ ये कह देने से कि आईएस एक मुस्लिम तंजीम है, और तो अगर मुस्लिम तंजीम है तो आईएस आज तक कभी इसराइल के ऊपर क्यों नहीं हमला करता, किसी उन मुल्कों पे हमला नहीं करता जहाँ पे मुसलमान आबादी नहीं है। आईएस अगर मुस्लिम है तो सिर्फ मुसलमान मुल्कों में ही आईएस कहाँ तक चल रहा है। ये बातें सारी बहुत गौर फिक्र करने वाली बातें। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, इस्लाम ऐसी कोई भी तालीम नहीं देता जिसमें आतंकवाद का या दहशतगर्दी का कोई भी जगह हो। जी, इस्लाम आतंकवादी को, दहशतगर्दी को सिरे से खारिज करता है। इस्लाम एक पुरअमन धर्म है और इसको मानने वाले कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम गौस साहब, अगर देखा जाए आईएस की तारीख पर अगर नजर दौड़ाई जाए, जब से ये लोग वजूद में आए हैं तो अक्सर उन्हीं ममालिक इनकी गिरफ्त में है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट की हम बात कर लें, एशिया की बात कर लें या अफ्रीका की बात कर लें, इसी खित्ते में मुस्लिम आबादी ज्यादा और यहीं पर इनका गलबा ज्यादा है। इसे कैसे देखते हैं गुलाम गौस साहब? आईएसआईएस किस तरह पैदा हुई ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। जब इराक पर हमला हुआ और वहाँ की आर्मी को जो है डिसबैंड कर दिया गया, तो उस वक्त वहाँ के जितने ऑफिसर्स थे वगैरह जो फौजी थे, उन्होंने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर से बात की और कहा कि हम ये डिसबैंड मत कीजिए, हमें जो है नौकरी दीजिए, मुलाजिमत दीजिए और हमें काम पर लगाइए। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसने कह दिया कि नहीं, आप जाइए, हम आपको जो है मुलाजिमत नहीं देंगे। तो इसके बाद उन लोगों ने वो हथियार उठाए जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने इराक में छोड़े थे। फिर ये लोग जब ये महसूस करे कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर ये अलकायदा वगैरह ग्रुप से जो है मिलने लगे और फिर ये आगे बढ़ने लगे। हकीकत में इनकी पैदावार जो है यूरोपीय ममालिक और इजराइल की है, इसमें कोई शक नहीं। जी
जी जफर साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे कि पहले दहशतगर्दी, मिलिटेंसी या इसकी जब बात होती थी तो गिने चुने कंट्रीज का ही नाम आता था, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया वाकई में दहशत की गिरफ्त में है? जफर साहब, पूरी दुनिया दहशत की गिरफ्त में है। उन लोगों की वजह से दहशत की गिरफ्त में है जो हथियारों के सौदागर हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा दादा अमेरिका हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, जो भी, या रूस हो, सबको अपने हथियार बेचने। और हथियार कहाँ पे बेचेंगे? तो हथियारों की नुमाइश भी करना पड़ती है बेचने से पहले। जब कोई आदमी चीज़ खरीदने जाता है तो उसको चलाकर देखकर उसका कैसे असरात हैं, क्या है, तो उनको देखने के लिए छोटे छोटे मुल्कों पे हमले कराए जाते हैं। उनमें अंदर आपस में नाइत्तेफाकियाँ पैदा करके आपस में लड़ाइयाँ कराई जाती हैं। और अपने हथियार बेचने के लिए पहले छोटी छोटी जगहों पर लड़ाया जाता है और फिर उनके कभी कभी बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ते हैं। तो उसके लिए तो सबसे आसान जगह उन लोग को मिलती है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जाके उस तरीके से, जिस तरीके से भी ये दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इस्लामी मुल्कों की और मुसलमानों की आज दुनिया में ये है कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद के शिकार भी वही हैं और उन पे ही इल्ज़ाम है कि वही आतंकवादी हैं। अगर आप पूरी दुनिया में जो भी आतंकवाद चल रहा है, दहशतगर्दी चल रही है, उसके ऊपर एक नज़र डाली जाए तो सिर्फ वही मुल्क, वही ममालिक सबसे ज़्यादा तकलीफ में दहशतगर्दी से जो मुस्लिम ममालिक हैं। और इल्ज़ाम भी मुसलमानों के ऊपर ही है। तो ये कैसे मुसलमान हो गए जो आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं? बाकी दुनिया में उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को मुसलमान मारता है। पर ये बात कोई नहीं देखता कि इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं। इनको हथियार, मुस्लिम कोई भी मुल्क हथियार नहीं बनाता, तो ये हथियार कौन देता है इनको? सप्लाई कहाँ से आती है हथियारों की? जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे कि वो इराक में किस तरीके से आईएस की बना हुआ, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। वो नॉर्मल थ्योरी है जो आईएस को बनाने के लिए यहूदियों ने, या आप ये कहें अमेरिका ने एक रवानी में ला दी कि आईएस इस तरीके से बनी। आईएस तो अपने आप में एक वो है कि आईएस की जांच होनी चाहिए कि वाकई जो आईएस के नाम पे जो लोग लड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं। आईएस के जो एक आदमी 15 दिन पहले मुझसे इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह अकबर कहता है और आईएस में आ जाता है, तो वो कैसे इस्लाम का मानने वाला हो गया? और ऐसा कैसा इस्लाम हो गया? इस्लाम तो जो हमें सिखाया जाता है बचपन से, या और पूरी दुनिया में इस्लाम सिखाया जाता है। जफर साहब, लेकिन अगर कहा जाता है कि हमारे रसूल ने कहा जी जफर साहब, अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता की हम बात करते हैं कि आप बिला वजह अगर पानी भी बहाते हैं तो उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो खून बहाने की तो इस्लाम सिखाता ही नहीं कहीं से भी। बिल्कुल ठीक है जफर साहब, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता की बात करते हैं, तो पिछले 15-16 सालों में अगर देखें तो जकार्ता में दहशतगर्दी बिल्कुल नाम की भी नहीं थी, क्योंकि 2000 की अगर हम बात करें तो बाली नाइट क्लब में हमला, दहशतगर्दाना हमला हुआ था। तकरीबन 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2009 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक छोटा मोटा सा एक दहशतगर्दाना हमला हुआ था। उसके बाद 2016 में आज जकार्ता का ये बड़ा हमला हुआ है। कैसे इसे देखते हैं? जफर भाई, इस पूरे सवाल पर आएंगे। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अपने नाजरीन को हम बता दें कि हमारे साथ तजिया निगार दिल्ली से जावेद जमील साहब भी जुड़ चुके हैं। जावेद साहब, ईटीवी में आपका भी खैर मकदम करते हैं बिग बुलेटिन में। जफर साहब, जो सवाल मेरा था कि इंडोनेशिया में अगर दहशतगर्दाना कार्रवाई की हम बात करते हैं तो बाली नाइट क्लब के बाद 2000 में जो हुआ था, कैसे इसे देखते हैं? क्या आईएस के बाद अब दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं वो एक तरह से इंडोनेशिया में पनप रही हैं? देखिए, 2002 में या जब भी आता, बाली के अंदर जब हमला हुआ था दहशतगर्दी का, जब आईएस का नामो निशान भी नहीं था, तो ये इस तरीके से आईएस अपना पांव फैला रहा है पूरी दुनिया में। ये बातें सारी कॉमन होती जा रही हैं कि आईएस अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा उनका दुनिया के ऊपर प्रभाव होगा। मगर सबसे हैरत की बात यह है कि जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रिडिक्शंस आ रही हैं, वो जो लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं उनकी बातें सच होती चली जा रही हैं। उन्हें कैसे मालूम होता है कि आईएस अब कहाँ पे जाके अपना काम शुरू करेगी, दहशतगर्दी फैलाएगी, ये कौन कौन से मुल्कों में जाएगी, कैसे होगी? जो लोग नजूमी की तरह बातें कर रहे हैं, ये कोई नजूमी की हरकतें नहीं है बताने वाली। ये तो जो कहीं ना कहीं से उनसे जुड़े हुए लोग हैं और जिन लोगों को पहले से पता होता है उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए और उनको भी नजर रखनी चाहिए कि इन्हें फ्यूचर एक्शन कैसे मालूम होता है। बिल्कुल ठीक है। जावेद जमील साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जकार्ता के हमले आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में दुनिया में आईएस और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनका वाकई में दायरा बढ़ रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दायरा बढ़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बात को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि आईसिस दरअसल खुद वेस्टर्न क्रिएशन था।
खुद अमेरिका और यूरोप ने इसको क्रिएट किया, और जैसे तालिबान के सिलसिले में भी हुआ था, ये आईसिस के सिलसिले में हुआ है कि एक स्टेज के बाद में वो उनके हल्के दायरे से बाहर निकल जाता है और वो बेलगाम हो जाता है। तो आईसिस आज के दौर में बेलगाम हो गया है, लेकिन इसकी इतनी ताकत इसलिए बढ़ी चूंकि इसको पूरा अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक की तमाम तर सपोर्ट हासिल रही। जब से रशिया की एंट्री हुई है सीरिया के अंदर, तब से सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ये वर्ल्ड एक बाइपोलर वर्ल्ड बन गया है। अब आईसिस चूंकि सीरिया के अंदर और इराक के अंदर उसको अपनी सरगर्मियां बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो बाहर के ममालिक के अंदर अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि इसको इस्लामिस्ट कहकर, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब आज मैंने रिपोर्टें देखी बीबीसी पर और सीएनएन पर, वो कह रहे हैं कि इस्लामिस्ट, ये इस्लामिस्ट नहीं है, इनको सूडो इस्लामिस्ट कहना चाहिए। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का नाम लिया जा रहा है। आईसिस को एक खिलाफत का कॉन्सेप्ट आईसिस के सामने रखा गया। ये अमेरिका का और सीआईए की देन थी। वो चाहते थे कि चूंकि उनको मालूम था कि ये खिलाफत का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा उसके अंदर कशिश मौजूद है, इसलिए उनको ये नारा खिलाफत का दिया गया। लेकिन हकीकत में आईसिस का न इस्लाम से कोई ताल्लुक है, न इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का किसी भी किस्म के इस्लाम से। मुझे ताज्जुब होता है कि जब वेस्टर्न मीडिया मॉडरेट इस्लाम और एक्सट्रीम इस्लाम के बीच में फर्क करने की कोशिश करती है। इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, और इस्लाम में किसी भी किस्म की ऐसी कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती जिससे मासूमों की जान जाती हो। मासूमों का जान लेना इस्लाम के मानने वाले के लिए नामुमकिन काम है। बिल्कुल बिल्कुल जी। गुलाम गौस साहब आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर अब सवाल इंडोनेशिया में जो भी कुछ हो रहा है, एक तरह से जाहिर है वो दर्द सर बना हुआ है आईएसआईएस पूरी दुनिया के लिए और खासतौर से इस्लामिक कंट्रीज के लिए। ऐसे में सऊदी अरब का अगर आप हालिया दिनों उठाकर देख लिए, 34 ममालिक का सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बनाया है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, आईएसआईएस जैसी तंजीमों के खिलाफ लड़ने के लिए। कितनी कारगर ये इस तरह के इत्तेहाद कितने कारगर होंगे? आईएसआईएस को रोकने के लिए सारी दुनिया के इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। इसे रोकने के लिए सिर्फ अरबों के इत्तेहाद की जरूरत है। मगर अफसोस की बात यह है कि अरब ममालिक में इत्तेहाद नहीं है। एंड अरब्स आर नॉट गुड फाइटर्स, दे आर नॉट ये मिलिट्री पावर, दे हैव नो पावर टू फाइट विद द आईएसआईएस बिकॉज दे डोंट हैव द वेपन्स एंड द ट्रेनिंग टू फाइट विद दिस आईएसआईएस। It is only Iraq, it is only Iran which has got the power to fight. But the trouble is, ईरान जो है वो सिर्फ एक बशार उल असद को बचाने के लिए जो है पूरे खित्ते के अंदर जो है अपने हथियार सप्लाई कर रहा है। ये एक मुसलमानों के लिए एक बदबख्ती है, मुसलमानों के लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि ये एक शख्स बशार अल असद को बचाने के लिए 2-3 ममालिक जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया जो है वो स्ट्रांग उसी वक्त हो सकता है जब वो ईरान के साथ मिलकर, मिस्र के साथ मिलकर कुछ काम कर सकता है। जिस तरह यूरोप और अमेरिका में जो है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जो है ये कोर स्टेट्स हैं, जो यूरोप के अंदर अगर झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो ये 3 स्टेट्स उस झगड़े को अपने मिलिट्री पावर से, अपने बातचीत से, अपने पावर से जो है उसे हल करते हैं। इसी तरह अरबों के मसाइल को हल करने के लिए ईरान, मिस्र और सऊदी अरेबिया को मिलकर काम करना है, ना कि ठीक है। इसी पर जफर आलम साहब इसी इशू पर इसी सवाल पर आपके पास आएंगे कि क्या अरबों का इत्तेहाद जो है वो आईएसआईएस के लिए काफी है? अरबों का मैं भाई साहब की बात से इतना इत्तेफाक रखता हूँ कि अरबों को इत्तेहाद तो दिखाना पड़ेगा। इस इत्तेहाद तो जरूरी है अरबों का, मगर अरबों के इत्तेहाद के साथ अरबों के पास एक बड़ी ताकत है तेल की। अरबों को अपने उस तेल की ताकत से अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इनको भी इत्तेहाद पे इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो आईएस का साथ न दें। वो सामने से तो इन लोग के साथ रहते हैं, मगर जब तक उनको हथियारों की सप्लाई नहीं रुकेगी, डिसआर्मामेंट की बात करने वाले लोग जब तक हथियार बेचना बंद नहीं करेंगे, जब तक इस मसले का पूरी दुनिया भुगतती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। जावेद जमील साहब, आईएस को खत्म करने के लिए अरबों का इत्तेहाद जरूरी है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, अरबों का इत्तेहाद से मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि अरब तो आईसिस के क्रिएशन में शुरू में शामिल रहे हैं,
और अरब ममालिक के अंदर इत्तेहाद जब तक नहीं हो सकता, जब तक कि वो मगरिबी ममालिक पर अपना पूरा का पूरा उनका दारोमदार खत्म नहीं हो जाता। उनकी तो सांसें भी अमेरिका के इशारों के ऊपर चलती हैं। उनसे ये तवक्को करना कि वो कोई अपने तरीके से कोई काम कर सकते हैं, ये तकरीबन नामुमकिन बात है। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल मरहला है वो यही है, एक बात ये सही कही गई है कि जब तक ईरान और सऊदी अरब के अंदर ताल्लुकात सही नहीं होंगे, जब तक के दोनों मकासद सही नहीं होंगे, ये सऊदी अरब का सिर्फ कोशिश ये है या अरब ममालिक या मगरिबी ममालिक की किसी तरह बशार अल असद को हटा दिया जाए। ईरान की कोशिश ये है कि उसको बचाया जाए, चूंकि बशार अल असद इसराइल के सबसे ज्यादा खिलाफ और ममालिक के अमेरिका के सबसे ज्यादा मुखालिफ अगर कोई उस इलाके में था तो बशार अल असद था। इसलिए उनकी कोशिश पिछले 4 साल से ये रही कि किसी तरीके से भी बशार अल असद को हटाया जाए। इसीलिए आईसिस को बर्दाश्त किया गया, आईसिस को बाकायदा हथियार सप्लाई किए गए। लेकिन जब आईसिस उनके लिए अपना खतरा बन गया और जब रशिया वहां पर कूद पड़ा तो अमेरिका को यह लगने लगा कि अगर अब हम आईसिस के खिलाफ नहीं खड़े होते तो सारा क्रेडिट आईसिस को खत्म करने का रूस को चला जाएगा। इसलिए अब अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली आई है। अब वो आईसिस को खत्म करने के तई निस्बतन ज्यादा संजीदा है। लेकिन उस संजीदगी का अगर मुजाहरा वो 1 साल पहले कर देते तो हम बड़ी खबर पहुंचा दी कि जकार्ता से और हमलों की और बम धमाकों की खबर आ रही, लेकिन अभी पूरी डिटेल उसकी नहीं मिल पा रही है। आप ही के पास आना चाहेंगे जावेद जमील साहब कि अब आखिर दुनिया आईएसआईएस या इस तरह की नाम नेहाद दहशतगर्दाना जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे आखिर कैसे निपटेगी? 20 सेकंड जावेद जमील साहब। देखिए बड़ा आसान है कि सबसे पहले अमेरिका और पूरी जो वेस्टर्न लॉबीज हैं और इवन रशिया, इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। जिस दिन ये इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा और आपस में मुसलमानों को लड़ाने का जो इन्होंने तरीकाकार इख्तियार किया है, मुस्लिम ममालिक के अंदर जब तक इनका इंटरफेरेंस रहेगा, जब तक ये टोटल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड नहीं कर लेते, फ्रॉम अरब वर्ल्ड नहीं कर लेते, तो आईसिस जैसी तंजीमें खड़ी होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। गुलाम गौस साहब, दहशतगर्दाना तंजीमों से या आईएसआईएस से दुनिया कैसे निपटेगी? गुलाम गौस साहब 20 सेकेंड। आईएसआईएस से निपटने के लिए सिर्फ अरबों का इत्तेहाद काफी है। जहां तक हो सके अमेरिका, यूरोप और रशिया जो है वो अपनी हुदूद में रहे तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और एक बात है कि अरब अवाम जो है इन ममालिक के खिलाफ है। अमेरिका, यूरोप, ये जो है रशिया के खिलाफ है, मगर अरब डिक्टेटर्स और अरब किंग्स आर इन फेवर ऑफ दिस कंट्रीज। जफर आलम साहब, चलिए वाइंड अप करेंगे। जफर आलम साहब, आईएस से निपटने के लिए या दहशतगर्द जो तंजीमें हैं दुनिया में नाम नेहाद, कैसे निपटा जाएगा? 20 सेकंड वाइंड अप करेंगे। जफर आलम साहब। आईएस जैसी जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे निपटने के लिए हमारे उलेमाओं का आगे आना होगा पूरी दुनिया के, और ये बताना होगा कि इस्लाम, असली इस्लाम क्या है और ये जो कर रहे हैं ये इस्लाम नहीं है। अगर ये आईएस जो कर रहा है ना तो वो इस्लाम है और ना इस्लाम ऐसा कुछ सिखाता है। जब तक हम डिस्टेंस करके नहीं दिखाएंगे दुनिया को, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आईएस जैसी तंजीमें या जो दहशतगर्दाना तंजीमें जो दुनिया में नाम नेहाद तंजीमें हैं, इनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में और आलमी सतह पर इत्तेहाद की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हम हाजिर होंगे। आदाब।